साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2022 के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के तहत टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और जो टेस्ट हम लोग देखेंगे यह जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी के पहले टेस्ट के 3 प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो कि जीएस पेपर 1 से संबंधित हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है कि भारत में तीव्र शहरीकरण की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न सामाजिक समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे क्या? तो पहली चीज़ कि शहरीकरण को लेकर एक सटीक एवं संक्षिप्त भूमिका कि शहरीकरण होता क्या है वो बताएंगे। फिर शहरीकरण के कारण क्या सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई उन समस्याओं के बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में एक हम लोग छोटा सा निष्कर्ष दे देंगे और उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 32% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। बढ़ते शहरीकरण के कारण जहां लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं तो वहीं कुछ सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। शहरीकरण के कारण उत्पन्न सामाजिक समस्याओं की बात करें तो इसमें पहली है शहरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिकांश लोग मूलभूत सुविधाओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं स्वच्छता से वंचित रहते हैं या वंचित होते हैं। दूसरा, तीव्र शहरीकरण के कारण अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी, विशेषकर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध सामाजिक समस्या को उत्पन्न करते हैं। तीसरा, शहरीकरण के कारण लोगों की परस्पर सामाजिक अंतरक्रिया में कमी होती है जिससे अलगाव की भावना का जन्म होता है व सामाजिक संबंधों में गिरावट होती है। चौथा पॉइंट, शहरों की अव्यस्त दिनचर्या के कारण लोगों में कुंठा व निराशा निरंतर बढ़ती जा रही है जिसके फलस्वरूप ज़्यादातर लोग अवसादग्रस्त होते जा रहे हैं। पांचवा पॉइंट, तीव्र शहरीकरण के कारण गंदी बस्तियों का अधिक विकास हो रहा है जो कि निम्न सामाजिक जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करती है। तो ये आपकी समस्याएं थी। निष्कर्ष में आप यही बता सकते हैं कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि शहरों में बढ़ती जनसंख्या ने सामाजिक संकट को जन्म दिया है जिसके समाधान के लिए समाज और सरकार को मिल करके कार्य करना चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण के प्रति भारतीय समाज में कौन सी प्रतिक्रिया दृष्टिगत हुई है, मतलब भारतीय समाज ने इसको लेकर के किस प्रकार के रिस्पॉन्स दिए हैं, ये हमारा प्रश्न है। इसकी रूपरेखा कैसी है, क्या लिखना है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आधुनिकीकरण क्या होती है, तो उसको संक्षिप्त में बताना है। फिर आधुनिकीकरण के प्रति भारतीय समाज की प्रतिक्रिया क्या रही, रिस्पॉन्स क्या रहा, उस प्रतिक्रिया को बताएंगे और फिर लास्ट में संक्षिप्त निष्कर्ष दे देंगे। तो देखिए, जो आधुनिकीकरण है इसको लेकर के भारतीय समाज की 3 प्रतिक्रियाएं हैं। 3 प्रतिक्रियाएं हैं, उन 3 प्रतिक्रियाओं को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। मेनली 3 प्रतिक्रियाएं 3 तरह की हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आधुनिकीकरण है क्या। आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत परंपरागत या पूर्व आधुनिक समाज, मतलब जो आधुनिक समाज से पहले का समाज है, आधुनिक समाज की विशेषताओं को अपनाते हैं, वही आधुनिकीकरण की प्रक्रिया हुई। इस तरह आधुनिकीकरण आधुनिकता के उन क्षेत्रों में प्रसार की प्रक्रिया है, आधुनिकता का उन क्षेत्रों में प्रसार की प्रक्रिया है जो अभी तक परंपरागत हैं या आधुनिक नहीं है। इसके द्वारा परंपरागत समाज रूढ़वादिता, भाग्यवाद तथा धर्मांधता से मुक्त हो जाता है। आधुनिकता से ये माना जाता है कि परंपरागत समाज जो है वो रूढ़वादिता, भाग्यवाद तथा धर्मांधता से मुक्त हो जाता है। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के प्रति निम्न 3 प्रतिक्रियाएं दृष्टिगत होती हैं। पहला, परंपरा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का विरोध करना। प्रथम प्रकार की प्रतिक्रिया घोर परंपरावादी और कट्टरपंथियों की थी जो भारतीय परंपरा में निहित आदर्शों को श्रेष्ठ मानते थे तथा हर विदेशी तत्व एवं आदर्श को संदेह की दृष्टि से देखते थे। इनके अनुसार आज की सभी उपलब्धियां परंपरागत भारत में घटित हो चुकी थीं, इसलिए वे अपने अतीत के गौरव को वापस लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हर आधुनिक चीज़ को विदेशी कहकर उसका विरोध किया। दूसरा रिस्पॉन्स क्या था? आधुनिकीकरण द्वारा परंपरा का विस्थापन। इसके तहत आधुनिकीकरण के प्रति दूसरी प्रतिक्रिया उन लोगों की थी जिन्हें तत्कालीन समय में आधुनिकतावादी कहा जाता था। ये परंपरा में निहित सभी तत्वों व आदर्शों को पुरातन पंथी व अंधविश्वासी कहकर उसका मजाक उड़ाते थे तथा अंग्रेजों के द्वारा लाई गई या आई प्रत्येक विदेशी चीज़ को श्रेष्ठ मानते थे। इनके अनुसार भारतीय समाज का कल्याण इसी में है कि वह शीघ्रता से पश्चिमी समाज की भांति हो जाए। आधुनिकीकरण के प्रति इनकी प्रतिक्रिया परंपरा के सभी तत्वों का त्याग और आधुनिकता के सभी तत्वों एवं आदर्शों की पूर्ण स्वीकृति के रूप में हुई। तीसरी प्रतिक्रिया क्या थी? ये दोनों तो एक अतिवादी प्रतिक्रियाएं थी, ठीक है, एक घोर समर्थन की और एक घोर विरोध की थी। अब जो तीसरी वाली है भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण की तीसरी प्रक्रिया समनव्यवादियों की थी। इन्हें मध्यम मार्गी कह सकते हैं।
जो परंपरा और आधुनिकता के मध्य समन्वय के पक्षधर थे। इनका मानना था कि आधुनिकता के संदर्भ में परंपरा के जो आदर्श रखने योग्य हैं उन्हें रखना चाहिए और वर्तमान समय में जो प्रासंगिक नहीं है उन्हें त्याग देना चाहिए। इसी तरह आधुनिकता के तत्वों एवं आदर्शों में से जो तत्व वर्तमान भारतीय समाज एवं संस्कृति के लिए प्रासंगिक है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इस तीसरी विचार के समर्थकों ने परंपरा के आधुनिकता के संशोधित रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार निष्कर्ष में क्या कह सकते हैं, अतः भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के प्रति अतिविरोध, अंधानुकरण एवं समन्वय जैसी प्रतिक्रियाएं देखी गई हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि के हो रहे स्त्रीकरण के पीछे उत्तरदायी कारणों पर चर्चा कीजिए। तो क्या लिखेंगे, पहले हम बात करेंगे कृषि में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के आंकड़े देकर उत्तर को शुरुआत करेंगे, जिससे पता चले कि हाँ भारतीय कृषि में स्त्रीकरण की वृद्धि हो रही है, मतलब उसका स्त्रीकरण हो रहा है। दूसरा, कृषि में महिलाओं की अधिक भागीदारी के सभी प्रमुख कारण, कौन से कारण उत्तरदायी, उन कारणों की बात करेंगे। फिर इसका महत्व, चुनौती बताते हुए इसका संतुलित निष्कर्ष दें। यदि देखिए इसमें कम शब्दों में यदि लिखना है तो आप महिलाओं की बढ़ती भूमिका के आंकड़े देकर के उत्तर की शुरुआत करेंगे। फिर कृषि में महिलाओं की अधिक भागीदारी के जो प्रमुख कारण, उन कारणों को बात करेंगे और इसके महत्व देकर के इसको एक लाइन का निष्कर्ष देकर समाप्त कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय कृषि में लगभग 263 मिलियन कृषि श्रमिक थे। उनमें से 37% अर्थात 98 मिलियन महिलाएं थीं। इन 263 में 1991 से लेकर 2011 के बीच 85 मिलियन से अधिक कृषि श्रमिकों ने कृषि कार्यबल में प्रवेश किया और इन 85 में से 49 मिलियन अर्थात 58% जो है वो महिलाएं थीं। जबकि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार पुरुषों का गांवों से शहरों की ओर पलायन होने की वजह से कृषि श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हो रही है। मसलन कृषक, उद्यमी और श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। NSSO के अनुसार देश में आर्थिक रूप से सक्रिय करीब 80% महिलाएं जो है वो कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनमें से इन 80% में से 33% मजदूरों के रूप में और 48% जो है स्वनियोजित किसानों के रूप में कार्य कर रही हैं। अब बात करते हैं कृषि के स्त्रीकरण के कारण क्या है। पहला, कार्य की तलाश में गाँव से पुरुषों का बढ़ता पलायन, जो पलायन हो रहा है एक प्रकार से, या खेती के कार्यों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा, गरीबी। देश में गरीबी एक प्रमुख कारक है जिसके कारण महिलाओं का परिवार की आय के पूरक के लिए खेतिहार मजदूरों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। महिलाएं पारिवारिक क्षेत्र में भी अवैतनिक श्रमिकों के रूप में कार्य करती हैं। ग्रामीण भारत इसका बेहतर परिचायक है। तीसरा पॉइंट, बढ़ता कृषि संकट। देश में कृषि के पिछड़ेपन एवं रोजगारोन्मुख न होने के कारण पुरुष किसान खेती कार्य छोड़कर अन्य क्षेत्रों में काम की तलाश में जा रहे हैं। ऐसे में महिलाएं कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियों में संलग्न हो गई हैं। चौथा पॉइंट, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में रोजगार हेतु गतिशीलता की कमी। आंकड़े बताते हैं कि देश में रोजगार के लिए महिलाओं की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता प्रतिबंधित है। मतलब इनका एक जॉब से दूसरे जॉब में जो विस्थापन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, गतिशीलता नहीं है। इसके अतिरिक्त जो वेतन लैंगिक असमानता है वो भी इससे बाधित है, मतलब इससे भी यह बाधित है। जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 33.7% ग्रामीण पुरुषों ने रोजगार और बेहतर आर्थिक अवसरों के कारण पलायन किया। हालांकि यह ग्रामीण महिलाओं के लिए 3.6% कम रहा। अब महत्व क्या है इसका कृषि के स्त्रीकरण का। देखिए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 18% खेतिहर परिवारों का नेतृत्व महिलाएं ही करती हैं। कृषि का ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें महिलाओं की भागीदारी ना हो। ऐसे में यहाँ उनकी भूमिका ने आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उन्हें मजबूत किया है। दूसरा, देश की 2/3 आबादी गांव में रहती है और यहाँ खेती में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने कृषि उत्पादकता के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार एवं गतिशीलता प्रदान की है। तीसरा पॉइंट, कृषि की भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका को देखते हुए कहा जा सकता है कि महिलाओं ने इस क्षेत्र में वृद्धि दर को बनाए रखा है, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा, रोजगार जैसी समस्याओं को हल करने में मदद मिली है। और ये यहाँ पे यदि हम बात करें, जैसे प्रश्न आ जाता है कि कृषि के स्त्रीकरण के लिए सरकार की तरफ से कौन सी पहलें की गई हैं जो कह सकते हैं कृषि के स्त्रीकरण को प्रोत्साहित कर रही हैं। तो उन पहलों की देखें तो सबसे पहले बात करेंगे लैंगिक बजट की। भारत सरकार वर्ष 2005-06 से ही लैंगिक बजट के माध्यम से लिंग निरपेक्ष योजनाओं
का लाभ आधी आबादी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। कई राज्य सरकारों ने भी लैंगिक बजट की घोषणा की, जिसका लाभ कृषि में कार्यरत महिलाओं को हुआ है। दूसरा, महिला किसान दिवस की शुरुआत। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस घोषित किया है। प्रशिक्षण। आत्मा कार्यक्रम के तहत देश भर की करीब 1 करोड़ महिला किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें। चौथा पॉइंट, सहकारिता के क्षेत्र में सामूहिक क्रियाकलापों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्यों, राज्य सहकारी संघों के माध्यम से भारत राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा महिलाओं की नियमित सहकारी शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पांचवा पॉइंट, राष्ट्रीय कृषि महिला संसाधन केंद्र द्वारा पुरुष कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए एक महिला संवेदनशील मॉड्यूल भी विकसित किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 3 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।